नमस्कार। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम जो है किंग्स कप में इराक के अगेंस्ट मैच खेलने वाली है। तो जब हम इराक फुटबॉल की बात करते तो इराक एक ऐसी टीम है जो एक टाइम पर एशिया की बेस्ट टीम थी और एक डाउनफॉल आया और आज वो टीम एक स्ट्रगल कर रही है। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब एक टाइम पे बहुत पहले भी 90s के टाइम में भी एक राइज हुआ था इराक की फुटबॉल में, फिर डाउनफॉल आया, फिर राइज आया, फिर अगेन अभी स्ट्रगलिंग फुटबॉल चल रही है इराक की। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि किन कारणों से इराक की फुटबॉल आज स्ट्रगल कर रही है, बावजूद इसके कि वो एक बार एशियन चैंपियंस भी बन चुके हैं। एक समय पे उनकी फीफा रैंकिंग 39 थी, आज उनकी फीफा रैंकिंग 70 है। तो हम शुरुआत से लेकर अभी तक के इराक के पूरे फुटबॉल की हिस्ट्री को जानेंगे और क्यों अभी इराक की फुटबॉल स्ट्रगल कर रही है उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको काफी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी और शायद आपको ये भी समझ आएगा कि भारतीय फुटबॉल को क्या चीजें नहीं करना है। तो वैसे तो इराक में फुटबॉल बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम है, उनका मेन स्पोर्ट्स फुटबॉल ही है और 1948 के पहले तक वहां कोई नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन या नेशनल टीम जैसा नहीं था। बस एक बगदाद 11 करके एक टीम थी जो ब्रिटिश आर्मी टीम्स के अगेंस्ट मैचेस खेला करती थी। फिर 1948 में इराक फुटबॉल एसोसिएशन बनाया गया जिसको 1950 में फीफा एफिलिएशन मिल गया और 1960s का जो दौर था वो इराक फुटबॉल के लिए काफी अच्छा था। उन्होंने इस दौरान 2 अरब कप टाइटल जीते और 1970s का जो दौर था वो इराक फुटबॉल के लिए और ज्यादा इंप्रूविंग था। जैसे कि 1971 में इराक का जो फुटबॉल क्लब था अल सोटा, वो एशियन क्लब चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे थे, जहां पर उनके अगेंस्ट इजराइल का क्लब एक फाइनल में आया था, तो उन्होंने खेलने से मना कर दिया था। और 1972 में पहली बार वो एशिया कप में खेले थे जिसमें वो एक भी मैच नहीं जीत पाए थे। फिर 1973 में इराक में फुटबॉलिंग रिवॉल्यूशन हुआ। पहली बार इराक फुटबॉल एसोसिएशन एक नेशनल लीग लेकर आया जिसमें 15 क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया। उसके पहले तक वहां पर केवल रीजनल लीग्स होती थी, कोई नेशनल लीग नहीं थी। उसके बाद 1976 में इराक ने फिर से एशियन कप में पार्टिसिपेट किया और इस बार उन्होंने 4th फिनिश किया। और 1980s का जो दौर था वो इराक फुटबॉल का पहला गोल्डन एरा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1982 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और इस दौर में उन्होंने सारे अरब फुटबॉल टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो सारे जीते। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस दौरान उनको हुई थी 1986 के वर्ल्ड कप में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। हालांकि 1986 वर्ल्ड कप के बाद इराक कभी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो इस तरीके से इराक की फुटबॉल जो थी उस टाइम पे एशिया में टॉप लेवल पर जा रही थी। लेकिन इतना अच्छा करने के बाद भी 1990s का जो दौर था इराक फुटबॉल के लिए एक डार्क एरा माना जाता है क्योंकि उस दौरान वहां पर गल्फ वॉर भी चालू हो गया जिसकी वजह से जितने भी अरब टूर्नामेंट्स थे उसमें इराक को बैन कर दिया गया। और इराक फुटबॉल एसोसिएशन की जो कस्टडी है वो उदय हुसैन जो सद्दाम हुसैन के बेटे थे उनके हाथों में चली गई, जो कि बहुत ही बेकार थी क्योंकि वो इराकी फुटबॉलर्स के पुअर परफॉर्मेंस पर उनको पनिशमेंट देते थे। जो खराब खेल रहा है उसको जेल में डाल देते थे या उनको गटर के पानी से नहलाते थे या उनका सिर मुंडवा देते थे। इस तरह से फुटबॉलर्स को पनिशमेंट देते थे, फुटबॉलर्स के साथ ज्यादतियां करते थे। तो ये जो दौर था 1990s का, ये इराक फुटबॉल का डार्क एरा कहा जाता है। लेकिन 2000 के बाद फिर से वहां इराक फुटबॉल एसोसिएशन का सेकंड गोल्डन एरा चालू होता है जिसमें 2007 में एशियन कप विनर्स बन जाते जो किसी ने भी नहीं सोचा था उस टाइम पे। 2015 में वो फिर से एशियन कप में 4th प्लेस लगाते हैं। लेकिन 2007 में एशियन कप चैंपियंस बनने के बाद भी इराक की फुटबॉल स्टेबल नहीं हो पाई, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि यूथ लेवल की अगर हम बात करें तो यूथ लेवल पर इराक फुटबॉल काफी अच्छा कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उनके अप्स एंड डाउन अभी भी चालू है। अगर हम यूथ लेवल की बात करें तो इराक अंडर 17 टीम 2 बार अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। 2016 में वो एशिया कप के विनर्स बन चुके हैं। अंडर 20 की बात करें तो वो 5 बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और एक बार वो 4th प्लेस पर भी आ चुके हैं और 5 बार वो अंडर 20 एशिया कप विनर्स रह चुके हैं और अभी रिसेंट में 2023 में वो रनर अप भी थे। और वहीं पर अंडर 23 टीम की बात करें तो वो एक बार एशिया कप विनर्स रह चुके हैं और 2004 के ओलंपिक्स में उन्होंने 4th प्लेस लगाई थी। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी इराक की फुटबॉल अभी भी स्ट्रगल कर रही है, जिसके कुछ मुख्य कारण बनते हैं जिनके ऊपर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले वुमेन्स फुटबॉल की भी बात कर लेते हैं कि वुमेन्स फुटबॉल के ऊपर इराक फुटबॉल क्या काम कर रहा है। तो वुमेन्स फुटबॉल की जब हम बात करते तो इराक की नेशनल वुमेन्स फुटबॉल टीम ने 2010 में अपना पहला मैच खेला था और इराक की वुमेन्स फुटबॉल टीम हमेशा इनएक्टिव ही रही है। 2015 में पहली बार उन्होंने इराक की वुमेन्स फुटबॉल लीग लेकर आए थे। हालांकि 2015 में स्टार्ट होने के बाद भी अभी तक उस लीग के केवल 2 सीजन ही हो पाए हैं। तो इराक की वुमेन्स फुटबॉल को आप कंप्लीटली इनएक्टिव कह सकते हैं बिकॉज उतने ज्यादा मैचेस भी नहीं खेलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इराक की फुटबॉल ने इतना कुछ अचीव किया
यूथ लेवल पे भी और सीनियर लेवल पे भी। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों इराक की फुटबॉल को हम एशिया में एक टॉप फुटबॉलिंग नेशन नहीं मानते हैं, क्यों आज भी उनकी फुटबॉल अप एंड डाउन में चल रही है, क्यों उनकी फुटबॉल को आज भी स्ट्रगलिंग फुटबॉल मानते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, कुछ मुख्य पॉइंट्स बनते हैं जिनकी वजह से इराक की फुटबॉल अभी भी उस तरीके से जैसे सऊदी अरेबिया है, जैसे ईरान है, वैसी नहीं बन पाई है। जिसमें मेन कारण आप ये बोल सकते हैं कि वो एक ऐसा इलाका है जहां पर हमेशा टेररिज्म या वॉर्स वगैरह होते रही है, जिसकी वजह से काफी टाइम्स उन पर बैन भी लग चुका है और ऐसी पॉलिटिकल चीजें वहां पर अक्सर होते रहती है, जिस वजह से वहां की फुटबॉल कभी स्टेबल नहीं हो पाई, वहां की फुटबॉल एसोसिएशन फंडिंग वगैरह कभी स्टेबल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से फुटबॉल भी वहां का हमेशा अप एंड डाउन में ही चला। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे गौर करें तो आप देख सकते हैं कि इराक की जो फुटबॉल टीम से यूथ लेवल पे बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर एक प्रोफेशनल यूथ लीग नहीं है, जिसकी वजह से वहां के जो प्लेयर्स हैं उनको सही डेवलपमेंट नहीं मिल पाता है। वो एक सर्टेन एज लेवल में अच्छा कर तो लेते हैं, लेकिन शायद सीनियर तक वो अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि एक प्रोफेशनल सिस्टम नहीं है, एक यूथ लीग नहीं है जिसमें वो नर्चर हो पाए, इराक फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाए। इसके बाद तीसरा कारण ये है कि उनके पास कोई फिलॉसफी नहीं है जिससे वो प्लेयर्स को यूथ लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जाएं। अभी वहां पर क्या होता है, अंडर 17 का अलग कोच है, अंडर 19 का अलग कोच है, और वो दोनों कोचेस की फिलॉसफी अलग है, देन सीनियर के कोच अलग है। तो एक डिफरेंट कंट्री के कोचेस वहां पे अपॉइंट हो जाते हैं जो अलग अलग फिलोसॉफी लेके चलते हैं। तो अंडर 17 लेवल पर जो प्लेयर्स है वो एक अलग कोच के अंडर एक अलग फिलोसॉफी का गेम खेलते हैं। देन वही प्लेयर्स जब अंडर 20 पे आते हैं तो एक अलग गेम प्ले स्टाइल को फॉलो करते हैं। देन सीनियर पे कोच उनको एक अलग गेम प्ले स्टाइल खिलाता है, तो उनकी फिलोसॉफी मैच नहीं करती। तो इस तरीके से इराक फुटबॉल जो उनके पास एक अपनी एक फिलोसॉफी नहीं है कि वो यूथ प्लेयर्स से सीनियर प्लेयर्स तक कैसे प्लेयर्स को लेकर जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इराक फुटबॉल के स्ट्रगल करने का, क्योंकि वहां के जो प्लेयर्स हैं वो एक सिस्टम में नहीं चल पा रहे हैं, उनको एक गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि वो कैसे आगे बढ़े, जिसकी वजह से जो यूथ लेवल का प्लेयर है वो सीनियर लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता है। अगर हम वहां का एक रेशियो देखें तो आप वहां पर देख पाएंगे कि जो यूथ लेवल पे प्लेयर्स खेलते हैं अंडर 20 अंडर 23 में, तो वो बहुत ही कम नंबर्स के प्लेयर्स सीनियर लेवल पे खेलते हैं, बल्कि जो सीनियर लेवल के जो प्लेयर्स है वो 7-8 प्लेयर्स अंडर 23 को भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड सीनियर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक प्रॉपर जो एक यंग प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, बिकॉज उनके साथ पॉलिटिक्स हो जाता है, उनको एक अलग फिलोसॉफी में खिलाया जाता है, जिसकी वजह से सीनियर जो कोचेस हैं वो उनकी स्काउटिंग भी नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप देखेंगे कि 2 से 3 प्लेयर ही जो अंडर 23 प्लेयर्स होते हैं वो 2 से 3 प्लेयर सीनियर साइड में उनको चांस मिल पाता है, बल्कि सीनियर प्लेयर्स काफी अंडर 23 भी खेल लेते हैं और वो सीनियर पे भी खेलते हैं। तो इस तरीके से इराक की जो नेशनल फुटबॉल साइड होती है उसमें जो यंग प्लेयर्स होते हैं, जो न्यू प्लेयर्स, फ्रेश प्लेयर्स, उनको चांस बहुत कम मिल पाता है और काफी प्लेयर्स इस वजह से जो है अच्छे लोकल टैलेंट्स वो ऊपर के लेवल तक आ ही नहीं पाते, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है इराक फुटबॉल के स्ट्रगल करने का। इसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इराक की फुटबॉल को स्ट्रगल करने पे मजबूर कर रहा है, वो है एज फ्रॉड। एज फ्रॉड एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है शुरुआत से। जो अंडर 19 के प्लेयर्स है अंडर 17 में खेलते हैं, अंडर 23 के प्लेयर्स अंडर 20 में खेलते हैं। इस कारण से उनकी जो टीम है यूथ लेवल पे बहुत अच्छा करती है, क्योंकि फीफा की जो मेडिकल पॉलिसीज है उसमें 100% एक्यूरेसी होती नहीं है, जिस वजह से उनके जो प्लेयर्स है इराक के वो एज फ्रॉड में पकड़े ही नहीं जाते। इसलिए उनकी टीम्स जो है यूथ लेवल पे बहुत अच्छा करती है, उनको फिजिकलिटी का बहुत फायदा भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं हर एज ग्रुप में वो विनर्स बन चुके हैं एशिया में। तो एक बहुत बड़ा कारण है एज फ्रॉड। एज फ्रॉड के कारण उनको शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा अचीवमेंट मिल पा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बुरी चीज है, जिसकी वजह से उनकी जो सीनियर टीम है वो स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि जो सीनियर लेवल तक जब वो प्लेयर पहुंचता है तो उसका परफॉर्मेंस आता ही नहीं है। ऐसे कई वहां के टैलेंट्स रहे हैं जो यूथ लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करे हैं, लेकिन सीनियर लेवल पे फेल रहे हैं। तो एज फ्रॉड एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर इराक फुटबॉल भी आज तक अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, और इसी एज फ्रॉड की वजह से इराक फुटबॉल के जो काफी रियल टैलेंट्स हैं वो गायब होते जा रहे हैं। इसके बाद पांचवा मुख्य कारण है नो फैसिलिटीज एंड प्रॉपर प्रिपरेशन। आप देख सकते हैं इराक की फुटबॉल के पास एक तो फंडिंग की कमी है, बिकॉज ऑफ वहां पॉलिटिक्स, टेररिज्म, इसकी वजह से फंडिंग की थोड़ी कमी है जरूर। और इसी के कारण इराक फुटबॉल जो है अपनी फुटबॉल टीम्स को, अगर यूथ लेवल की बात करें या सीनियर लेवल की बात करें, प्रॉपर कैंप या प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए या प्रॉपर फ्रेंडलीज जो है वो नहीं दे पाता। अगर हम बात करें उनकी टीम जो अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए, अंडर 20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होती भी है, तो उसके पहले वो प्रॉपर फ्रेंडलीज अरेंज नहीं कर पाते। वो छोटी मोटी टीम्स जो उनकी अरब कंट्रीज है उन्हीं के अगेंस्ट, कुछ टीम्स के अगेंस्ट फ्रेंडलीज खेल के वो वर्ल्ड कप के लिए चले जाते हैं, जो कि सही प्रिपरेशन नहीं मानी जाती है। तो ये भी एक कारण है कि इराक की फुटबॉल जो है वो बड़े लेवल पर जाती तो है, लेकिन वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। और वहां पर जो यूथ प्लेयर्स होते हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं मिल पाती। हालांकि जो इराक की गवर्नमेंट है उन्होंने वहां की जो मिनिस्ट्री है
उनको 2.5 बिलियन की फंडिंग दी थी कि है ना फैसिलिटीज अच्छी करें, ग्राउंड्स अच्छे करें, स्टेडियम्स अच्छे करें और फुटबॉल भी इंप्रूव करें। तो इराक की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हालांकि उसके ऊपर काम कर रही है और धीरे धीरे वहां की फुटबॉल अभी जो है अभी काफी अच्छी हो भी रही है। और जो सऊदी के किंग है, किंग सलमान, उन्होंने भी इराक में बगदाद स्पोर्ट्स सिटी बनाने का एक प्रपोजल दिया। तो आई होप कि काफी चीजें जो इराक के लिए सोच भी रहे अच्छी अच्छी, वहां की गवर्नमेंट भी जिस तरीके से जिस लेवल पे, उससे इराक की फुटबॉल वापस जो है अच्छा कुछ कर पाएगी। तो आपने देखा कि कैसे इराक की फुटबॉल एक टाइम पर कहाँ थी, एशियन चैंपियंस वो बने, लेकिन अभी उनकी फुटबॉल जो सीनियर साइड है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रगल कर रही है। और मैंने कारण भी बताया कि क्यों उनकी फुटबॉल अभी स्ट्रगल कर रही है। उनके पास एक सिस्टम नहीं है जिससे वो यूथ को सीनियर लेवल तक सही तरीके से एक फिलोसॉफी के अंडर पहुंचा पाए, सही तरीके से गाइड कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन फुटबॉल को इन सारी चीज़ों से क्या सीख लेना चाहिए? क्योंकि अगर हम भी कहीं एक टाइम पर हम अच्छा बन गए तो क्या कहीं हमारा भी डाउनफॉल ना आ जाए, है ना? होता है ना, राइज देन फॉल देन राइज, वैसा हम नहीं करना चाहते। हम एक स्टेबिलिटी चाहते हैं हमारे इंडियन फुटबॉल में। तो आपको क्या लगता है इराक फुटबॉल ने क्या, मतलब इराक फुटबॉल में क्या कमियां रही, क्या उन्होंने गलतियां करी और हमारी इंडियन फुटबॉल को क्या ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, और क्या इराक फुटबॉल की अगर पॉजिटिव चीजें भी ली जाए तो क्या हमको वो करना चाहिए? जो भी आपको लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इस वीडियो से अगर आपको एक अच्छी जानकारी मिल पाई होगी तो उसके बारे में भी आप जो है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस जो फुटबॉल हिस्ट्री को बताती है, खासकर एशियन फुटबॉल हिस्ट्री को, वो मैं आपके सामने और भी लेकर आ पाऊं। तो जो भी आपको लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।